और इक्वेशन को स्क्वायर के टर्म्स में लेके जाइए, स्क्वायर के टर्म्स में लेके जाएंगे तो कुछ जाना पहचाना सा इक्वेशन बन जाएगा। सही बात है श्रेयस? Yes, sir. So I'm doing squaring on both the sides. So that becomes p square is equals to 2me. Right hand side में square and under root will be getting cancelled. So Shreyas, look at the power of p. Yes, sir. It is 2. Look at the power of e. 1. And obviously बात है, this 2m is a Constant. एक वेरिएबल पे पावर 2, दूसरे वेरिएबल पे पावर 1. The graph has to be a Parabola. So at least सभी बच्चों को इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि ग्राफ जो है वो पैराबोला बनेगा. So let's say this is my p axis and this is my e axis. Momentum versus kinetic energy. अब कांस्टेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, तो कांस्टेंट आप 2m राइट में रखो, लेफ्ट में रखो, दैट डजंट मैटर. p को पॉजिटिव लो या नेगेटिव, स्क्वायर करने पे Positive. 2m तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज मास ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव. मतलब चाहे कुछ हो जाए, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता. Hence, the graph cannot come in Second quadrant. second quadrant and third quadrant. बस काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है. Yes, sir. Right? So now tell me, it is a parabola, symmetric about x-axis, positive x-axis. About positive x-axis and the parabola. It's like this. Momentum is a vector quantity. It can have a negative value, and hence the parabola first and fourth दोनों ही quadrant में आएगा. And that is our final answer we are having. So I hope now you are getting a bit of an idea. इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे रहेंगे जब 11th 12th की स्टडीज आप कर रहे रहेंगे तब. राइट नाउ आई होप यू आर एबल टू रिलेट हाउ टू प्लॉट दिस काइंड ऑफ ग्राफ्स. मेक सेंस? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सब? बढ़े आगे यहां से. नाउ कम्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज. यस शिवशंकर, टेल मी. सर इसका इक्वेशन हम लोग √2e/v लिख सकते क्या? बट v is not what we want. v जो है speed, it will be variable. तो जब हमें ये दो चीजों का ग्राफ प्लॉट करना होता है तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें ये दो वेरिएबल के अलावा बाकी की सारी चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ही हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. मेक सेंस? यस सर. राइट? अगर v आप इक्वेशन में लाएंगे तो v एक तीसरा वेरिएबल बन जाएगा. तो जब ये v वेरिएबल इक्वेशन में रहेगा तो आप p और e के बीच में प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन कोट नहीं कर सकते. क्लियर? यस सर. यस, ऑलराइट. चलिए, now comes a bit of a challenge. p versus √e का ग्राफ बना. अब देखिए, सुनिएगा ध्यान से. This might be very confusing to many of you. As far as the equation is concerned, I hope equation में तो कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही रिलेशन बताया, हालांकि श्रेयस ने रिलेशन बताया. P is equals to अंडर ऑफ 2me. सही बात है? रिलेशन तो ये आ गया. अब बच्चों इसको समझिए ध्यान से. हमें
P वर्सेस E का ग्राफ प्लॉट करने को नहीं कहा गया है, हमें P वर्सेस √E का ग्राफ प्लॉट करने को कहा गया. So this equation can be written as P is equals to under root of 2m into under root of E. समझा क्या? इतना सिर्फ √E को बाहर लेके और कुछ नहीं. P वर्सेस √E का बच्चों मतलब होता है P is taken on y axis and √E is taken on x axis. समझ में आ रहा है क्या ये फर्क? पिछले वाला स्लाइड देखिए, दिस इज अ P वर्सेस E. ये वाला स्लाइड देखिए, दिस इज अ P वर्सेस √E. x axis पे इट इज अ √E, not E. Are you getting the difference? Right? Now tell me, √E का पावर कितना है? You can use a chat box. Just a number लिखना है. I repeat my question. √E का पावर कितना है? You can use a chat box. All right, all right. So I'm getting 1, 1, 1, half, 1, half. And this is very, very important to understand. √E का पावर हाफ नहीं है. ओके? अगर मैंने सवाल ऐसा पूछा होता ना, E का पावर कितना है, तो जवाब आता था हाफ. डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? है ना बच्चों? √E का पावर 1 है. जिसको भी ये स्टेटमेंट में डाउट आया हो, रेज हैंड करो. समझा क्या ये स्टेटमेंट? डिफरेंस समझ में आ रहा है? E का पावर इज हाफ, √E का पावर इज नॉट हाफ. √E का पावर इज 1. समझा क्या? सॉरी, समझा क्या? जिसको भी ना समझ में आया, रेज हैंड कर दो. एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? So now, how many of you feel the graph is a straight line? Send me S in the chat box. Not a straight line. Send me N in a chat box. S for a straight line, N for not a straight line. समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अभी P के ऊपर पावर इज 1. √E के ऊपर पावर इज 1. √2m is a constant. So that forms a direct proportionality. And hence, the graph is a straight line passing through origin. समझा? और ये जो बच गया ना, ये पूरा का पूरा स्लोप का काम करेगा. समझा क्या सभी बच्चों को? किसी को भी डाउट हो तो रेज हैंड कर दो. कोई भी छोटा सा भी क्वेश्चन हो तो रेज हैंड कर दो. क्लियर है? समझ में आया क्या? बड़े आगे अभी? श्योर? नाउ कम्स द नेक्स्ट वन. ट्रस्ट, दिस इज रियली रियली चैलेंजिंग. एज फार एज द इक्वेशन इज कंसर्न्ड, आई होप कोई भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. पिछले 3 सवाल से हम एक ही इक्वेशन से काम कर रहे हैं. द सेम इक्वेशन आई एम राइटिंग इट हियर एज वेल. P इज अ मोमेंटम, M इज अ मास, E इज अ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना? अब जरा देखिए क्या प्लॉट करना है. प्लॉट क्या करना है? द प्लॉट करना है √E सफिक्स के मतलब काइनेटिक वर्सेस 1/P. Who would like to contribute in this question? Raise your hand.
देखो एक बात तो पक्की है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा या हाइपरबोला आएगा या पैराबोला आएगा या सर्कल एलिप्स आएगा, इसके अलावा तो कुछ आने नहीं वाला है। इतना ही अपन ने सीखा है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा कोई ग्राफ तो मैं आपको दूंगा नहीं अभी, है ना। ये 5 में तो सोचना है अपने को। यस कुशल, सीधा ग्राफ बनाएंगे कि कुछ काम करना पड़ेगा? सर कुछ काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, थोड़ा सा इक्वेशन को बच्चों समझिए और कुछ नहीं। अपने को व्हाट वर्सेस व्हाट ग्राफ प्लॉट करना है? 1/p वर्सेस √e। अब समझिए बच्चों, समझिए अच्छे से। तो एज फार एज √e इज कंसर्न तो सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना, उसमें तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ये रहा √e, समझा ना? बट अपने को 1/p दिखाई नहीं दे रहा है, अपने को p दिखाई दे रहा है। तो अपने को बस 1/p बनाने को आना चाहिए। अगर 1/p बनाने को आ गया तो काम बन गया। कुशल, p है, उससे 1/p कैसे बनाएं? सर √m को नीचे लेफ्ट साइड में लेने। उसको तो क्यों डिस्टर्ब करना है, वो तो अपने को वैसे भी कोई तकलीफ देने वाला है नहीं, उसको भले रहने दो उधर ही। सिर्फ आप ये p को 1/p बनाने के बारे में सोचो। बच्चों 1/p इज नथिंग बट p। समझ में आ रहा है क्या सभी बच्चों को? हाँ। डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज इन द न्यूमरेटर, तो p कैन बी रिटन एज 1/p। दैट इज नथिंग बट p ओनली। कुछ किया नहीं है मैंने, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया और कुछ नहीं किया। अरे कुशल, क्लियर है क्या? यस सर। यस, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m इज अ कांस्टेंट एज इट इज, नो चेंज। √e अपने को चाहिए एज इट इज, नो चेंज। ठीक है? तो अपने को जो चाहिए वैसा इक्वेशन तो बन गया, वैसा इक्वेशन तो दिख रहा है। अब देखिए y एक्सिस पे अपने को √e लेने का है, बराबर? और x एक्सिस पे अपने को 1/p लेना है। 1/p लेने का है। बच्चों 1/p की जगह पर मैं x सब्स्टिट्यूट करता हूं आपको समझाने के लिए, x एक्सिस y एक्सिस के टर्म्स में समझाने के लिए। ये अंडर रूट ऑफ 2m जो है वो कांस्टेंट है, उसको k से रिप्लेस करता हूं सिर्फ समझने के लिए। और ये √e को मैं y से रिप्लेस करता हूं क्योंकि वो y एक्सिस पे लेने का है। ये रिप्लेसमेंट समझ में आएगा सभी बच्चों को? So now Kushal, tell me, what is the proportionality relation we are getting? Inversely proportional. 1/x is proportional to y. अरे बच्चों यही तो है इनवर्स प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है क्या? If it is inversely proportional, the graph has to be a rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. Option C is absolutely correct answer. कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट आया हो, रेज हैंड कर दो। Anyone having any question, raise your hand. Anyone? Any doubt? Sure है? एकदम बढ़े आगे? पक्का? All right. Let's move on to the next question. This is the next question we are having. So now let us discuss this question with some of the students. Let's have Kiran, Himanshi, and Mahima. चलिए, so Kiran आपसे start करते हैं. Kiran, can you hear my voice? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, yes. All right, I'm reading the question for you first. Pay attention. The question says,
A particle at rest on a frictionless table is acted upon by a horizontal force, all right, which is constant in magnitude and direction. एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है. A graph is plotted of work done on the particle W against the speed of the particle V. Work versus speed का ग्राफ प्लॉट करना है. If there are no frictional forces acting on the particle, पहले ही बोल दिया भाई फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन तो लगने वाला है. The graph will look like. So Kiran, first of all tell me, अपने को what versus what ग्राफ प्लॉट करना है? W versus V. Very nice. W versus V का ग्राफ प्लॉट करने का है. वर्क डन वर्सेस स्पीड का ग्राफ प्लॉट करने का है. गुड. So now Mahima, go in the mechanics, and from the mechanics, do you remember any equation जिसमें वर्क आता हो और स्पीड आता हो? I give you hint, and this is the hint. सुना है क्या ऐसा कोई थियरम? हाँ सुना तो है. Tell me the equation. Manshi, do you remember the equation? किरण इक्वेशन याद है क्या? All right, I help you with the equation as well. Don't worry. Work energy theorem says that work done is equals to change in kinetic energy. ये होता है work energy theorem. So work done is equals to KE final minus KE initial. This is a work energy theorem. Simple. Now, Mahima, tell me, what should I write in place of KE final? KE final की जगह पे क्या लिखा जाए? Mahima, your voice is not coming. Himanshi, KE final की जगह पे? Half mv square. Half mv square, the formula of kinetic energy. And KE initial की जगह पे half m u square. This is a work energy theorem का equation. Now the question clearly says that initially particle is at rest and hence the initial velocity की जगह पर I will be writing 0. So this equation turns out to be W is equals to half mv square. ये बन गया relation, ये बन गया equation. Now Kiran, you tell me, वर्क के ऊपर पावर कितना है? Now you need to unmute first. 1 है सर. 1. स्पीड के ऊपर पावर कितना है? 2 है सर. 2. तो ये बात तो कंफर्म हो जाती है. स्ट्रेट लाइन गया, स्ट्रेट लाइन गया. अब ये जो दो बचे हैं वो दोनों क्या पैराबोलिक कर्व है क्या? यस सर. यस यस. ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ऐसा ऐसा, इधर देखो, इधर देखो, ऐसा. बट ऐसा पूरा पैराबोला क्यों नहीं बनाया है बच्चों? क्योंकि यहां पर स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये पार्ट नहीं बनाया है. और यहां पर सवाल के हिसाब से जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब वर्क इज पॉजिटिव, इसीलिए ये वाला पोर्शन नहीं बनाया है ना. तो रीजन समझ में आ गया क्यों आधा आधा पैराबोला बनाया है इसका. नाउ किरण सोच समझ के बताइएगा, V पॉजिटिव हो या नेगेटिव, स्क्वायर करने पे
पॉजिटिव आएगा सर। पॉजिटिव आएगा, चाहे कुछ हो जाए, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाफ तो पॉजिटिव दिया ही है, मतलब कुछ भी हो जाए द वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब द पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट वर्क एक्सिस। समझा गया? यस। Yes, if the parabola is symmetric about work axis, then which parabola, C or D? Sir, C. Which one? C sir. D. ये C पैराबोला को मैं कंप्लीट करता हूँ क्या? ये पैराबोला इधर कंप्लीट हो गया। ये पैराबोला क्या वर्क एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या? नहीं, ये पैराबोला सिमेट्रिकल है अबाउट स्पीड एक्सिस। और हमारा पैराबोला कैसा बनना चाहिए? वर्क एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बनना चाहिए। ये डी वाला कंप्लीट करता हूं, क्या ये वर्क एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या? यस सर। यस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी। D Delhi is the correct answer. The C is not a correct answer. This is the final parabola we are having. All right, D Delhi is the final answer. Clear to everyone? Any question? Anyone? Doubt हो तो raise hand कर दो। बढ़िया, sure. चलिए 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 चलिए, now we are entering into the oscillation. All right, आज ही पूरा फिजिक्स के दर्शन कर लेंगे अपन। Can anyone recall the equation of time period of simple pendulum? सबसे पहले तो इक्वेशन ही चाहिए ना, इक्वेशन के बगैर थोड़ी ना कुछ भी सोच पाएंगे, तो पहले तो इक्वेशन याद आनी चाहिए, तो अपन कुछ सोच पाएंगे कि कैसे इसका ग्राफ प्लॉट करने का है ना। चलिए, so Gaurav, can you help us with the equation of a time period of simple pendulum? Yes, sir. T is equal to 2 pi under root L by G. Very nice. T is equals to 2 pi under root of L by G. L is the length of the pendulum. G is the acceleration due to gravity. अब आपको प्लॉट करना है T versus root L near the surface of the earth. Acceleration due to gravity remains constant. So this 2 pi is constant, root G is also constant. ये पूरा का पूरा टर्म is a constant. समझा सभी बच्चों को? ठीक है ना? Now, फटाक से जरा चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, what is the power of root L? जल्दी से, what is the power of root L? क्या बात कर रहे हैं? 1 श्योर? हाफ नहीं है, हाफ रूट एल अंडर रूट। हाँ आया एक हाफ आया। बच्चों मैं वापस से जरा पीछे जाता हूं, इसको भूलो मत, ठीक है ना? इसको लिख के रखो बराबर से, याद आना चाहिए। आई रिपीट, व्हाट इज द पावर ऑफ रूट एल? आई एम नॉट सेइंग द पावर ऑफ एल। समझ में आ रहा है दोनों में फर्क? हाँ, सो रूट एल का पावर 1 है। समझा क्या? कितने बच्चों को लग रहा है ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा? वो एस लिखें, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एन लिखें। बहुत बढ़िया, समझा सभी बच्चों को? ये टाइम पीरियड अपन y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो ये है y, 2 पाई रूट जी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, लेट्स से k। रूट एल पूरा का पूरा x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो रूट एल पूरे के पूरे की जगह पे x लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझा क्या?
Yes, so it is a directly proportional. Hence, the graph of T versus root L is a straight line passing through origin. समझा? क्लियर है? ना समझ में आया तो रेज एंड कर दो. ऑल क्लियर? श्योर एकदम? सोच लो अच्छे से. एनीवन विद अ पैराबोला इन द माइंड? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एनीवन? सनी का इधर है. सनी का हाँ. पावर 1 क्लियर है सनी का? श्योर? ऑलराइट, चलिए बढ़े आगे. नेक्स्ट, लेट्स हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? स्ट्रेट लाइन आएगा तो एस लिखो, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो एन लिखो. स्ट्रेट लाइन एस, नॉट अ स्ट्रेट लाइन एन. फर्क समझ में आ रहा है दो सवाल में? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? व्हाट दे वर आस्किंग हियर एंड व्हाट दे आर आस्किंग नाउ. It was a time period versus root L. Now it is a time period versus L. It cannot be a straight line. सवाल ही नहीं है. तो जो गौरव ने इक्वेशन बताई है वही तो इस्तेमाल करनी है. तो इक्वेशन तो लिख देता हूं यहाँ पे. इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है ना? चलिए नाउ श्वेता. श्वेता क्या लगता है? ये इक्वेशन देख के सीधा ग्राफ प्लॉट करेंगे कि थोड़ा बहुत कुछ काम करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत करना पड़ेगा. सबसे पहला काम बच्चों रूट हटाने का. रूट के साथ में ग्राफ प्लॉट करने का अपने को विजुअलाइज ही नहीं हुआ है. अपन ने रूट वाले ग्राफ प्लॉट करने के सीखे ही नहीं है. तो बेटर है यू रिमूव द रूट फर्स्ट. हाउ टू रिमूव द रूट? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स. स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 pi square. Square and under root will be getting cancelled. सबसे पहला काम ये करना. Now Shweta, tell me what to do next. मैंडेटरी मतलब पैराबोला आएगा. All right. T का पावर is 2, L का पावर is 1, so it is a parabola. बहुत बार ऑप्शन जब दिए रहेंगे ना तो 4 ऑप्शन पैराबोलिक हो सकते हैं. एक पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, दूसरा सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस, तीसरा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, चौथा सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस. तो सिर्फ पैराबोला समझने से नहीं काम बनेगा. पैराबोला कैसा दिखेगा वो भी समझने को आना चाहिए. सही बात है श्वेता? सो 4 pi square is a constant, g is a constant. तो सभी बच्चों को इतना तो समझ में आ गया रहेगा भाई ये कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये भी सभी बच्चों को समझ में आ गया है. G is a magnitude of acceleration due to gravity. 9.8 is the value, positive. Okay. अब पहले तो एक्सिस बना देते हैं. This is my time period axis. This is my L axis, length axis. टाइम पीरियड पॉजिटिव हो या नेगेटिव? पॉजिटिव ही रहेगा. स्क्वायर करने पे पॉजिटिव. ये कांस्टेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव है. मतलब चाहे कुछ हो जाए, लेंथ ऑलवेज बी पॉजिटिव. always be positive. Length cannot be negative and hence second and third quadrant में पैराबोला नहीं है. टाइम पीरियड का स्क्वायर किया है ना, सो ये बात ऐसा माइंड में बिठा लो, जिसका स्क्वायर नहीं किया होता है पैराबोला सिमेट्रिकल आएगा. सिमेट्रिक होता है. तो एल को स्क्वायर नहीं किया है ना, तो पैराबोला विल बी सिमेट्रिक अबाउट एल एक्सिस. अब श्वेता सोच समझ के बताना, क्या मेरा पैराबोला फोर्थ क्वाड्रेंट में बन सकता है क्या?
वो सर बन सकता है, टी नेगेटिव तो आ ही सकता है ना, बट हाँ, वो yes. पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर रूट अच्छा, अच्छा, स्क्वायर के वजह okay, okay, okay. So you are trying to tell me that the Time- time can be टाइम पीरियड negative as नेगेटिव well. नहीं होगा। हाँ हाँ The time can First never order. be negative. अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? Practically it is not possible to have a -1 second, -3 second, -5 second, and hence parabola cannot be formed in the fourth quadrant in this question. No? In this question. फर्स्ट क्वाड्रेंट मैक्स। Only first quadrant. So parabola ऐसा बनेगा, ऐसा। और इधर मैं डॉटेड बना रहा हूं, तो आपको समझ में आया कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट एल एक्सिस। और डॉटेड बनाने का रीजन ये है कि दिस पार्ट ऑफ द पैराबोला इज प्रैक्टिकली पॉसिबल not possible. Why not possible? Because the time period cannot be नेगेटिव। That is the final answer here. समझा सभी बच्चों को? क्लियर है ये? ठीक है, all right, let's move on to the next one. अच्छा, यहाँ पर स्लाइड्स खत्म हो गए क्या? X और इक्वेशन आपको सवाल में ही दे दी गई। I'm giving you 2 minutes to come up with a final approach, the final graph. How will be the graph? 2 minutes for this. Your time starts now. एक्चुअली इक्वेशन ऐसी होती है, प्लस माइनस, जो मिसिंग है, ठीक है। ए एम्पलीट्यूड होता है, एसएचएम में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ये एक्स है। इवन इफ यू डोंट गेट द फाइनल ग्राफ, you tell me the approach, that is also fine. Once you are ready with the approach, you can raise your hand. Sorry. Anyone tell me the first step? Forget about the final graph. Tell me the first step at least. What is the first step? अभी काफी बार मैंने ये पहला स्टेप क्या होना चाहिए मैंने कहा है पिछले कुछ क्वेश्चंस में। यस दिशा, टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सर स्क्वायरिंग करेंगे। अंडर रूट देखते ही पहला स्टेप स्क्वायरिंग हो जाना चाहिए बच्चों। अंडर रूट के ग्राफ प्लॉट करना हमने सीखे ही नहीं। एटलीस्ट पहला स्टेप तो सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। So I do a squaring on both the side. It becomes v square is equals to प्लस माइनस का स्क्वायर करने पे वो प्लस बन जाता है, ओमेगा स्क्वायर एंड अंडर रूट विल बी गेटिंग कैंसल, सो दैट बिकम्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है ना? अब दिशा अपने को ग्राफ कौन सा प्लॉट करना है? मतलब v वर्सेस x का। v वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों। v वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करने का मतलब होता है v को आपको लेने का है y एक्सिस पे और x को आपको लेने का है x एक्सिस पे। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ v वर्सेस x ग्राफ। अब इक्वेशन अगर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने को आ गया ना, मान लो आपका ग्राफ बन गया। देखिए क्या एडजस्ट करना है, ये ओमेगा स्क्वायर को मैं लेफ्ट में लेके जाता हूं, सो दैट बिकम्स अ वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। यहां पर बच गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझा इतना? फिर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूं, तो ये बनेगा वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर। समझा इतना? अब ए स्क्वायर को मैं लेके जाता हूं डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड में, सो माय इक्वेशन बिकम्स वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर is equals to 1. Now can anyone tell me how will be the graph looking like? इक्वेशन बना दिया आपके लिए मैंने।
Now tell me the graph. Shraddha, tell me the graph. Ellipse. V is a variable जिसके ऊपर power is 2. X is another variable जिसके ऊपर भी power 2 है. V स्क्वायर के नीचे का कांस्टेंट है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के नीचे का कांस्टेंट है ए स्क्वायर. समझा क्या? तो जब भी दो वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर होते हैं, बीच में प्लस होता है और उसके नीचे वेरिएबल अलग अलग होते हैं, द ग्राफ हैज टू बी एन एलिप्स. Hence your graph will look like. एलिप्स अभी कैसा बनेगा वो जरा समझ लेते हैं. v की वैल्यू बड़ी आएगी, x की वैल्यू छोटी आएगी. ओके चलिए समझाता हूं मैं आपको, डोंट वरी. पहले मैं बना लेता हूं. दिस इज द एलिप्स. ठीक है, अब देखिए, सुनिएगा बच्चों ध्यान से. x 0 रहेगा, 0. ये पूरा 0 बन जाएगा. तो इक्वेशन क्या बचेगा? v स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ले लो राइट में, तो बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा. समझा? तो जब x 0 रहेगा, सॉरी कहां गया, हाँ हियर इट इज. ऑलराइट, जब x 0 रहेगा तो v बनेगा a ओमेगा. समझा? जब x 0 रहेगा तो v बनेगा माइनस a ओमेगा. समझा इतना? है ना? अब जब आपका v 0 रहेगा, ये पूरा 0 बन जाएगा ये वाला. तो इक्वेशन बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, which is nothing but x square is equals to a square, which is nothing but x is equals to plus minus a. Right? So जब v 0 रहेगा तो a, 0 माइनस a, 0. समझा? अब लॉजिकली सोचें, लॉजिकली तो ओमेगा जो है, I assume that it is greater than 1. So my a omega जो है, definitely it will be greater than a. बराबर? a into omega must be greater than a. And hence my a omega वाला coordinate is a bigger than the a वाला coordinate. इसलिए ऐसा सीधा ellipse बना है. समझ गए? Clear? बराबर? All right. Surely, let us quickly plot this one. ग्राफ बन जाए तो रेजन कर देना. Can anyone tell me with the first step? Kushal, what is the first step? सर वही सेम रूट हटाना है. ऑलराइट, तो यहाँ पर अपन ने काम किया ही है, सेम ही तो इक्वेशन लेने की है यहाँ पर, इसमें तो कोई चेंज है नहीं. तो सीधा यहाँ पर मैं लिखता हूँ v स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सही बात है? हाँ. फर्क क्या है ये सवाल में और ये सवाल में? इसमें ओमेगा दिया हुआ है 1 ने. ओमेगा का वैल्यू इज गिवन and the omega का value is a 1. If I substitute 1, I get v square by a square plus x square by a square is equals to 1. Graph. सर्कल. Circle. समझा क्या? Yes. This is a circle.
This is a circle. Very nice. Can you tell me the radius of the circle? A. Yes. This is the radius of the circle. A is a radius of the circle. Okay. ये जो नीचे होता है ये होता है radius. So now Kushal, quickly tell me with the coordinates. Sir, A, 0. A, 0. Next. 0, A. 0, A. Next. Minus A, 0. Minus A, 0. And the last. 0, minus A. That's it. समझा क्या सर्कल कैसे बनाते हैं? इक्वेशन कैसी दिखती है सर्कल की? क्लियर है सभी बच्चों को? बड़े आ गए यहां से अभी. Let's move on to the next one, and this is the next one. Chali, let us discuss this question with Sarah, Karan, and Vrushti. So let me start with the Sarah first. Sarah, can you hear my voice? Yes, yes, sir. Yes. So the question says, gravitational field intensity inside the earth varies as some equation is given to us. Small r is a distance measured from the center of the earth, and capital R is a radius of the earth. So small r less than capital R, matlab we are inside the earth. Outside the earth, the gravitational field intensity is some equation is given to us. यहाँ पर bracket आना चाहिए ये, यहाँ पर भी bracket आना चाहिए. Okay. Small r is a distance measured from the center of the earth, and capital R is the radius of the earth. So small r greater than capital R का मतलब है we are outside the surface of the earth. हमें ये गलती है, इधर small r आएगा, ठीक है ना? हमें gravitational field intensity versus small r का ग्राफ प्लॉट करने का है. So Sarah, as far as the question is concerned, is the question clear? Equation समझ में आ रहे हैं? अब करण एक बात बताइए, what is this capital G? You need to unmute first. Unmute. नहीं? Vrushti, Yes, sir. what is capital G? Gravitational force. No, it is a gravitational constant. Okay, Constant. it is some constant. What is capital M? Mass of Earth. Mass of the earth. Obviously, it is a constant. What is capital R? Radius of Earth. Obviously, it is also a constant. So G is a constant, M is a constant, R is a constant. So we get a relationship I is directly proportional to small r. सही बात है वृष्टि? Yes, sir. जब तक हम inside the surface of the earth है, तब हमें field intensity और small r का proportionality relation मिल गया, क्योंकि ये बाकी की सारी चीजें तो constant है. sorry. ये बाकी की सारी चीजें तो कांस्टेंट है. दिस इज अ कांस्टेंट, राइट? ऑलराइट, चलिए अब वृष्टि आगे बढ़ते हैं. When we are outside, okay, the equation is also written incorrect. गलती है, टाइपिंग बहुत सारी. I write the correct equation. I is equals to gm by small r square. This is the correct relation. There is a mistake in the typing. Okay, चलिए अब सही इक्वेशन बन गया यहाँ पे. चलिए, now Rushti, tell me, G is a constant, M is a constant. Yes. So tell me the proportionality relationship. I is Inversely proportional. inversely proportional to the r square when we are outside.
that means the small r greater than capital R. So I hope सारा जो वृष्टि ने बताया है that proportionality relationship is very clear to you as well, right? Yes, sir. Yes. अब इनसाइड में प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन अलग है, आउटसाइड में प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन अलग है, तो क्या ग्राफ इनसाइड और आउटसाइड का सेम आएगा क्या? No. अलग आएगा क्या? Yes. So let's have the field intensity on the y-axis and let's have the distance on the x-axis. This is a r and this is I, and let's say this is a point, small r is equals to capital R. Small r is equals to capital R का मतलब है इधर से लेफ्ट में we will be inside the surface of the earth और इधर से राइट में we will be outside the surface of the earth. सही बात है सारा? Yes, sir. Yes. Now tell me, we have a direct proportionality relationship. Whenever we have a direct proportionality, the graph has to be a Straight line. straight line passing through origin, and this is the graph, the straight line. Yes. Inside it will be a straight line. Now when we are outside, the proportionality is the inverse proportionality. Yes. Whenever we have an inverse proportionality, the graph has to be a Rectangular parabola. rectangular hyperbola. Rectangular एक hyperbola. चीज यहां पर बच्चों समझ लीजिए, अगर I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होता ना, तो कर्व का नाम हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते. यहां पर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो कर्व जो है वो ऐसा डिक्रीजिंग ही बनेगा, बट उसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं कहा जाए. बात समझ में आ गई? राइट? सो द कर्व will be similar to rectangular hyperbola like this, but उसको अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं कहेंगे क्योंकि r के ऊपर पावर में 2 है इसके लिए. Make sense? Yes. Yes, and I write a reason here as well. Why it is a straight line? Because I is directly proportional to small r. Why it is a decreasing curve? Because I is inversely proportional to r square. ऐसे ग्राफ आपने पहले पढ़े रहेंगे. समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं वो सारे के सारे ग्राफ हम? ठीक है. Let's move on to the next question. This is the next question. Kinetic energy versus x, potential energy versus x, total energy versus x of oscillating body. Again, going back to the oscillation. Can anyone recall the equation of kinetic energy, potential energy, and total energy? ऑसिलेटिंग बॉडी की काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी का इक्वेशन किसी को याद आ रहा है क्या? एनीवन? एक साल पहले की बात है, आपने एक साल पहले ही पढ़ा है. All right. Yes, Kaiser, tell me the equation of a kinetic energy of oscillating body. Half k a square minus x square. Half k a square minus x square. Very nice. Potential. Half k x square. Half k x square. And a total. Half k a square. Half k a square. All right. So at least we have the equations with us. Let's have the graphs. Let's have
energy on the y-axis, and let's have x on the x-axis. बच्चों ध्यान देना, अभी सिर्फ आपको समझ में आए इसके लिए ये काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है ना, इसको मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूं, मतलब ब्रैकेट ओपन करता हूं, सिंपल. सो काइनेटिक एनर्जी इज, ओपनिंग द ब्रैकेट, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. मेक सेंस? ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. के तो कांस्टेंट ही है ऑसिलेशन. सो कैन आई से दिस एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट? मेक सेंस? दिस एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट. अब एकदम सोच समझ के बताना. गौरव, यस सर. चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आएगा. k बाय डिफॉल्ट इज पॉजिटिव, यस हाफ सर. इज अ पॉजिटिव, यस. but because of this negative sign, kinetic energy will be नेगेटिव. ऐसा तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं. बिकॉज काइनेटिक एनर्जी प्रैक्टिकली कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है. काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव ही रहता है. तो चाहे कुछ हो जाए, मेरा ग्राफ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है. यस सर. रहेगा तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में. यस. अब x के ऊपर पावर 2 है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर पावर 1 है, तो जिसके ऊपर पावर 1 होता है, ग्राफ वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है. सही बात है गौरव? यस सर. तो काइनेटिक एनर्जी एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल होना चाहिए. यस. और उसमें भी अगर आपको याद हो आज सुबह का लेक्चर, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर अपन ने बनाया था, जिसमें अपन ने k को नेगेटिव लिया था. नेगेटिव, तो जब k नेगेटिव होता था तो हमारा ग्राफ नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आता था. गौरव सही बात है? हाँ सर. यहां पर भी बच्चों कुछ ऐसा ही सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन. अब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट पैराबोला नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल जरूर है. दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग. नो, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बट ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बनाने का है. सुनिए, ध्यान से सुनिए. क्या पैराबोला ओरिजिन से पास होएगा क्या? गौरव? हाँ, ओरिजिन से. हाँ. यस सर. यस, ओरिजिन से पास होएगा. केसर? यस सर. पैराबोला ओरिजिन से पास होएगा क्या? नो सर. नो. श्वेता? नहीं. यस, नहीं होगा सर. ओरिजिन नहीं होएगा. बच्चों, I put x 0, my this term will become 0, but the kinetic energy will be having some value, half k square जितनी value. So Gaurav, I repeat my question. क्या पैराबोला ओरिजिन से पास होएगा क्या? नहीं सर. नहीं.
जब x 0 रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब आई हैव सम पॉजिटिव y इंटरसेप्ट। करो क्लियर इतना? हाँ सर। ये सर क्लियर इतना? Is this clear? Now नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला जिसका पॉजिटिव y इंटरसेप्ट है, वो पैराबोला बच्चों ऐसा बनेगा। ये पैराबोला को थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाने का क्या नहीं, क्यों? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पैराबोला नहीं जाएगा। दिस इज द पैराबोला, दिस इज x is equals to 0, this is the point x is equals to a, this is the point x is equals to minus a। मैथमेटिकली समझ लीजिए, x जब a रहेगा ना बच्चों, x जब a रहेगा तो ये भी हाफ के स्क्वायर बनेगा, ये भी हाफ के स्क्वायर बनेगा, सबट्रैक्ट होके 0 बन जाएगा, and hence that point has come on the x axis। So this is the parabola, symmetric about negative y axis and having a positive y intercept। Make sense? श्वेता क्लियर है? Yes, sir. करो क्लियर? यस सर। Is it clear? Now potential energy का graph। Shweta, this is going to be very simple। Half is a constant, k is a constant, ये पूरा का पूरा constant है, Slightly चाहे proportional. x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही बनेगा। So tell me, it will be a parabola symmetric about Y-axis, positive y-axis, positive y-axis, potential energy axis। So my potential energy wala parabola will look like this। This is the potential energy and this is the kinetic energy। All right, अब last, and that is very simple, but many students even make mistake in the total energy। What they do, they see total energy का power 1, they see amplitude का power 2, and then they wonder it will be a parabola, but they don't get exact shape of a parabola। उनको a axis नजर नहीं आता है। बच्चों, we are not supposed to plot total energy versus amplitude, we are supposed to plot total energy versus x। बात समझ में आ रही है क्या? हाफ इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट। अरे बच्चों, दिस इज अ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये है इक्वेशन। आज के सुबह के लेक्चर का पहला ग्राफ ये बनाया गया था, याद आ रहा है क्या? y is equals to constant, the graph is a straight line parallel to x axis। Here total energy is a constant, so the graph is a straight line parallel to x axis। चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, टोटल एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होएगी। Hence, it is a straight line parallel to x axis, and that is a graph
ऑफ अ टोटल एनर्जी। समझा सभी बच्चों को ये? ठीक है, बड़े आगे अभी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज मॉडर्न फिजिक्स। कैन एनीवन टेल मी what is the Einstein's photoelectric equation? Einstein's photoelectric equation अब भी रिवाइज किया रहेगा आपने 1-2 महीने पहले। उसमें सर केमिस्ट्री बायो रिवाइज किया था हमने, फिजिक्स की तो 6 महीने हो गए। यस शिवशंकर, व्हाट इज द Einstein's photoelectric equation? सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h nu प्लस phi। E max is equals to h nu plus phi naught. We want to plot something in terms of wavelength, and hence Shiv Shankar, I'm just changing this equation a bit, and rather than writing a h nu, I write h c by lambda plus phi naught. Make sense? Good enough? यहां पर मुझे लगता है कि शिवशंकर आपने थोड़ा सा मुझे गलत इक्वेशन बता दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। Can anyone tell me what is a mistake in this equation? इसके सर, what is the mistake? h nu minus naught. All right, h nu minus phi naught is the correct equation. और वो गलती की वजह से अपना ग्राफ का नेचर चेंज हो सकता है, ठीक है ना? प्लस phi naught minus phi naught. So it's better to have the correct equation. This is a correct equation. Ke max is h c by lambda minus phi naught. अब अगर याद आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं, टेंशन मत लो, मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज करेंगे। के max is numerically equal to eV naught, where E is a charge on electron and V naught is a stopping potential. ये अपने को जो चाहिए था वो अब इक्वेशन में अपने को दिखाई दे रहा है, ये रहा इक्वेशन। All right. Now, इक्वेशन आपके सामने है। This is, trust me, going to be very very simple graph. और आपको मैं थोड़ा बेहतर बना के देता हूं ग्राफ को। E को मैं राइट में लेके जाता हूं डिवीजन में, so this becomes a V naught is equals to HC by E lambda minus phi naught by E, ठीक है ना? और सिंपल बना दिया आपके लिए। चलिए, सुदीप्ता, आकाश, सुदीप्ता, is the equation clear? Akash, is the equation clear? Yes, sir. Yes. आकाश, टेल मी, अपने को व्हाट वर्सेस व्हाट ग्राफ प्लॉट करना है? Sir, stopping potential or 1 upon lambda. All right. So here we have a stopping potential. Here we have a 1 upon lambda. अब इक्वेशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए V नॉट की जगह पर I am putting Y, चलेगा ऐसा? हाँ चलेगा। V नॉट को Y एक्सिस पे प्लॉट किया, इसके लिए ये h c by E की जगह पे क्या पुट करूं? M. Some constant it is, so I'm putting M. Some constant. H is a constant, C is a speed of light constant upon E is a charge on electron, obviously a constant. और अब x एक्सिस पे लैम्बडा नहीं है, क्या है x एक्सिस पे? 1 upon lambda. 1 upon lambda है बच्चों। तो 1 upon lambda की जगह पर x लिखा जाएगा। सही बात है आकाश? सही है सर। Yes. So Sudipta, tell me,
ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है? phi naught by E. What is that? Quick, jaldi. Akash, what is that? Y-intercept, negative Y-intercept. Right. That is a constant. I am putting something, let's say C. So now if you can relate this, the given equation is similar to y is equals to mx minus c. So now my graph has to be a Straight line. Straight line. Slope कैसा? Positive. Positive. Y intercept कैसा? Negative. Negative. बच्चों, hc by E is playing the role of a slope. H is a constant, C is a constant, E is a constant. Hence the slope is a constant. Phi naught by E is playing a role of Y intercept. Because of this negative sign, we have a negative Y intercept. So graph शुरू कहां से करूं मैं आकाश? Origin से शुरू करूं क्या? From where to start? Sir, negative Y से. Negative Y intercept से शुरू करेंगे बच्चों, यहां से शुरू करेंगे हम. ये है phi naught by E, negative Y intercept. और वहां से पॉजिटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का. ये है स्ट्रेट लाइन. अब आकाश एकदम जरा सोच समझ के बता दीजिए, ये x इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? X intercept के coordinate. HC by E. Okay. Alright. देखिए यहाँ पे, देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, x इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो आपको y कोऑर्डिनेट को 0 डालने का. अच्छा. y कोऑर्डिनेट मतलब v नॉट को 0 डालेंगे अपन. ये 0 हो गया, ये 0 बन जाएगा. तो अपना इक्वेशन कैसा दिखेगा? 0 is equals to hc by e lambda minus phi naught by e. Make sense? ये माइनस वाले टर्म को लीजिए लेफ्ट में. phi naught by e is equals to hc by e lambda. Make sense? Now this e is getting cancelled. So I get phi naught by hc is equals to 1 upon lambda. समझा क्या? So 1 upon lambda का इंटरसेप्ट आ गया phi naught by hc. समझा? This is a graph with a positive slope and the negative y intercept. Sudipta, is this clear? Yes, sir. Yes, it is a straight line with a negative y intercept and the positive slope. All right. Last graph of the today's class. Can anyone recall matter waves, de Broglie's wavelength, some equation? किया तो था सर, उसको बरसों हो गए. Kushal, what is the equation? Sir, P is equals to H by lambda. P is equals to H by lambda. So lambda is equals to H by P. This is a de Broglie's wavelength. Simple. H is a constant. It is a Planck's constant. So now this becomes very simple. Lambda versus P plot करने का है. Tell me the proportionality. Inverse. Inversely proportional. The graph has to be a Rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. Hello. Done. So simple it is. All right. And that's it. Today's class. So now I